गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट सपोर्ट। मैं अंकुर पांडे। आज हमारे इस नए वीडियो में हम सब डिस्कस करेंगे एक समान आवेशित वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए सबसे पहले हम आपको ये भी बताते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। सबसे पहले आइए इसके एक फिगर बनाते हैं और फिगर के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए ये एक वलय हो गया, कहने का मतलब एक छल्ले का आकार का हो गया ये। तो और एक बात और यहाँ पे ध्यान रहे, ये जो छल्ला है ये धातु का है। तो धातु का होगा तो यहाँ पे जो आवेश होगा वो इसके पृष्ठ पर विद्यमान होगा। कहने का मतलब ये एक चालक होगा जब तो इसके पृष्ठ पर होगा विद्यमान, और तो इसके परिधि पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित कर देते हैं। प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित कर देते हैं। और वैसे भी यहाँ पे जो भी आवेश होगा वो इसकी सतह पर एक समान रूप से फैल जाएगा, जैसा आप जानते हो। और इस वलय का केंद्र जो है ये O है और इसकी त्रिज्या जो है वो स्मॉल a है। और फिर क्या करते हैं, इस O से करीब कुछ दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं। ये हो गई P और इसको हम इंडिकेट कर देते हैं यहाँ पे। करीब x मीटर दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं और इसी P पर क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आइए एक बात और, अगर ये A हो गया तो ये भी अप्रॉक्सीमेटली A ही होगा, क्योंकि पता है ये वृत्ताकार है तो त्रिज्या जो है बराबर होगी। हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक लघु अवयव काट देते हैं। यहाँ पर करीब dl लंबाई का, करीब dl लंबाई का। तो dl लंबाई का मैंने यहाँ पर भी दिखा दिया कि कहीं पर भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बिंदु यहाँ हो गई, एक बिंदु यहाँ हो गई। इसको मैंने कैपिटल A मान लिया, इसको मैंने कैपिटल B मान लिया। इसकी लंबाई dl होगी। तो अगर देखिए इसके अंदर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, तो जब यहाँ पे जो लघु अवयव काटा हुआ है तो इसकी भी पर जो आवेश होगा वो हो जाएगा dq, और यहाँ पर भी जो आवेश होगा वो हो जाएगा dq। हम इसको यहाँ से मिला देते हैं A को, और B को भी मैंने P से मिला दिया। अब देखिए हम मान लेते हैं कि A से P की दूरी स्मॉल r है। अब देखिए अगर A P की दूरी स्मॉल r होगी तो BP की दूरी भी स्मॉल r ही होगी, क्योंकि ये एक स्पर्शी रेखा दिख रही है और दोनों दूरियां क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। और बराबर होंगी क्योंकि ये भी त्रिज्या ही है, ये भी त्रिज्या है। जब यहाँ से ये दूरी बराबर है तो जाहिर सी बात है कि जो AP की डिस्टेंस होगी वही BP की भी डिस्टेंस होगी। तो देखिए कहने का मतलब है मुझे इसी P पर तीव्रता निकालनी है। अगर A पर हम तीव्रता निकालेंगे तो देखिए जब P पर तीव्रता निकालेंगे तो यहाँ पर एक परीक्षण आवेश होगा और यहाँ पे परीक्षण आवेश जो कि पॉजिटिव है, और यहाँ पे पॉजिटिव आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो ये dq भी जो होगा वो भी पॉजिटिव ही होगा। तो यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन फोर्स लगेगा जो कि बाहर की ओर लगेगा, ये कुछ ऐसा। और जब यहाँ पे dq आवेश तो जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो de हो जाएगा। और यहाँ de हो जाएगा, और इस de को मैं बिंदु A है तो यहाँ पे A दिखा दे रहा हूँ जिससे हमको पहचान में आते रहें।
और फिर सेकेंडरी बात हम बिंदु बी पर चेक करते हैं, और बिंदु बी के लिए ये इसकी दिशा ये हो जाएगी, क्योंकि इस बिंदु बी के अनुदिश वाली डायरेक्शन होगी, ये हो जाएगी डी ई बी वेक्टर। और यहां पे देखिए जो ये ओपी था, ओपी के अनुदिश एक ये हो जाएगा। अब हम मान लेते हैं कि यहां ओपी जो है यहां पे अनुदिश रेखा पर थीटा एंगल बनाता है। अगर ये थीटा बनाएगा तो ये भी थीटा बनाएगा, और यहां से ये शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा, और ये भी शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। देखिए इतनी बात हमें क्लियर हो गई। ये इस आवेश की वजह से जो है जो विद्युत बल की दिशा होगी वो इधर होगी, तो अगर विद्युत बल की दिशा इधर हो रही है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी वही होगी। और यहाँ पर भी बी के लिए इसकी विद्युत बल दिशा इधर होगी, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी। फिर एक बात और, अब यहाँ पे देखिए कहने का मतलब है एक बिंदु आवेश तो है नहीं, कहने का मतलब इस पर कहीं भी अगर हम काटेंगे जो है तो पूरे संपूर्ण के लिए हमें चेक करना है, तो हमने एक अवयव यहाँ पे कटा हुआ था उसकी वजह से तीव्रता निकालेंगे। लेकिन कहने का मतलब है कि जो भी अवयव होंगे जिसकी तीव्रता होगी वो प्रत्येक बिंदु पर एक जैसी होनी चाहिए, क्योंकि सबकी त्रिज्याएं समान है यहाँ पे। तो आइए हम चेक करते हैं कि स्थिति क्या होगी। और यहाँ पे अगर मैं मान लूँ DEA के हिसाब से देखा जाए, अगर इसको दो घटकों में तोड़ दूं, दो घटक में तोड़ने के लिए एक होगा ओपी के अनुदिश, एक होगा लंबवत। तो ओपी के अनुदिश जो है और एक होगा लंबवत। ये इसके लंबवत हो गई रेखा, ये इसके लंबवत हो गई। अब देखिए यहाँ पे एंगल थीटा है, देखिए जिस पर ये टच रहेगा एंगल वो हमेशा कोसाइन होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा DEB cos थीटा, ये हो जाएगा DEB sin थीटा, और ये हो जाएगा DEA cos थीटा, ये हो जाएगा DEA sin थीटा। देखिए यहाँ पे एंगल टच था तो ये जो है कोसाइन हो गया, और ये साइन। इसको मैंने दो घटक में तोड़ दिया, एक क्षैतिज घटक एक ऊर्ध्व घटक। ऊर्ध्व घटक में साइन होगा और क्षैतिज में कोसाइन होगा। तो आइए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं कि और एग्जाम के दौरान हमें क्या करना होता है। जैसे मैंने फिगर बनाया हुआ है उसकी एक रचना करनी पड़ती है कि मैंने एक समान रूप से आवेशित एक वलय लिया जिसका केंद्र O है और त्रिज्या A है। O से कुछ दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये सारी बातें आप लोग फिगर के हिसाब से नोट करोगे, जैसे कहने का मतलब एक रचना करोगे यहाँ पे। तो आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम बिंदु A के कारण बिंदु A के कारण बिंदु P पर तीव्रता। तो बिंदु P पर तीव्रता जो होगी वो हमारी हो जाएगी DEA इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए यहाँ पे आवेश क्या है DQ है, ये हो जाएगा DQ अपान, इधर देखिए ये हो जाएगा R²। मैं परिमाण रूप में लिख रहा हूं, ये हो जाएगा R², लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है AP के अनुदिश। और सेकेंडरी देखिए बिंदु B के कारण ये मैं कंडीशन नंबर 1 ले लिया, P पर तीव्रता ये हो जाएगा DEB 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ अपान R², ये हो जाएगा BP के अनुदिश।
देखिए यहाँ पे इसको मैंने कंडीशन नंबर 2 मान लिया। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से हमें क्या दिख रहा है, समीकरण 1 और 2 से हमें यही दिख रहा है कि ये और ये दोनों आपस में समान है, तो DEA DEB क्या होगा, ये भी बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए DEA बराबर होगा DEB के। तो इससे कहने का मतलब क्या हुआ कि हम किसी भी बिंदु पर, अगर यहाँ पे इस वलय के किसी भी बिंदु पर जो है एक लब्ध अवयव लेकर के अगर बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे तो प्रत्येक बिंदुओं पर समान ही होगा। कहने का मतलब है यहाँ पे इस आवेश के कारण जो भी तीव्रता होगी इसके प्रत्येक बिंदुओं पर एक समान होगी। तो हम संपूर्ण पर चर्चा करेंगे, लेकिन संपूर्ण पर चर्चा करने के लिए हम दो घटकों में वियोजित कर लेंगे। और जब दो घटकों में वियोजित करेंगे तो यहाँ पे देखिए DEA DEB cos थीटा DE cos थीटा, ये तो क्षैतिज घटक है और ये ऊर्ध्व घटक है। लेकिन यहाँ पे DEB cos थीटा DEA cos थीटा, इसकी दिशा एक ही है, और DEB sin थीटा DEA sin थीटा, इसकी दिशा जो है एक दूसरे के विपरीत है। कहने का मतलब जब यहाँ पे DEA और DEB दोनों समान है तो वह ये भी दोनों समान हो जाएंगे, लेकिन दिशा विपरीत होने की वजह से ये ऊर्ध्व घटक आपस में एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, और जो अनुदिश घटक में एक दिशा में होने की वजह से ये आपस में जुड़ते हुए चले जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे संपूर्ण आवेशित वलय के कारण, संपूर्ण आवेशित वलय के कारण बिंदु P पर तीव्रता। अब देखिए जब बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये संपूर्ण, तो कहने का मतलब यहाँ पे अब ये संपूर्ण के लिए पूरा पूरा E हो जाएगा, और यहाँ पे मैंने समेशन लगा दिया क्योंकि ये जो है लव अवयव से मिल करके बना हुआ है। कहने का मतलब ये ऐसे जोड़ते हुए हम चले जाएंगे, एक दिन कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अगर हम निकालेंगे तो एक बिंदु को निकाल करके बाकी समेशन लगा देंगे, जो भी होगा सबको एक में ही जोड़ देंगे, क्योंकि ये मतलब DQ है तो DQ जोड़ करके बाद में प्लस Q के बराबर ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे एक ले लेते हैं हम DEA cos थीटा। अब DEA cos थीटा, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, समेशन DEA की वैल्यू ऊपर से पुट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ/r² cos थीटा। अब यहाँ पे देखिए कहने का मतलब क्या है कि समेशन में इसकी एक नियत वैल्यू है, r² की डिस्टेंस जो भी होगी वो सभी के लिए बराबर ही है, और cos थीटा की भी वैल्यू एंगल के साथ चलेगी, लेकिन जो DQ है ये जुड़ते हुए जाएगी क्योंकि इसकी डायरेक्शन सेम होगी जो है कोसाइन के हिसाब से। तो कहने का मतलब है ये आपस में जुड़ते हुए जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r² cos थीटा बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा समेशन ऑफ DQ। ये समेशन ऑफ DQ जो होगा ये DQ प्लस DQ मतलब पूरा वलय हो रहा है जिस पर आवेश कितना है, प्लस Q है। तो इसके स्थान में हम क्या करेंगे, रख देंगे DQ। तो ये हो जाएगा, अतः E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r² cos थीटा। तो एक बात तो ये आ गई, ये हो गई कंडीशन नंबर 3। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। त्रिभुज OAP में अब ये थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आप जानते हो संपूर्ण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय में यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये देखिए जो ये 90 डिग्री कैसे होगा, एक्चुअली जो छल्ला है गोला वाला उसको कुछ ऐसे करके रखा गया है। अब इसके केंद्र से ध्यान दीजिए, इसके केंद्र से करीब x दूरी पर जो है एक बिंदु P है। तो कहने का मतलब ये यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री पर क्रिएटेड होगा और ये 90 हो जाएगा। अगर ये 90 होगा तो ये कर्ण हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अर्थात यहाँ पे r² इक्वल टू हो जाएगा x² प्लस
ए स्क्वायर। एक बात तो यहां से ये आ गई आर की वैल्यू, और सेकेंडरी इसी समकोण में कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बाई कर्ण। आधार क्या है यहाँ पे, आधार एक्स है, आर, तो ये हो जाएगा एक्स बाई आर इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स बाई, अब देखिए आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ला करके समीकरण 3 में तो लिखेंगे समीकरण 3 से जब पुट करेंगे ये हो जाएगा ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ की पावर हाफ है और ये आर स्क्वायर के लिए इसकी पावर 1 हो जाएगी, तो 1 और आधा जुड़ करके ये 3/2 हो जाएगा। मैं एक बार नोट कर दे रहा हूं यहाँ पे, ये हो जाएगा Q अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर गुड़े एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/2। अब देखिए ये 1 है इसकी पावर 1/2, गुणा में घात जुड़ती है तो नीचे क्या हो जाएगा, जब मल्टीपल करेंगे तो 1 + 1/2 अर्थात 3/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। तो ये हो गई आपकी रिक्वायर्ड व्यंजक, इसको हम मान लेते हैं कंडीशन नंबर 4। तो आया कि एक समान आवेशित वलय के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पूरे का होल पावर 3/2। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आपको क्या क्या स्थितियां होगी उस स्थितियों के बारे में हम डिफाइन करते हैं। तो देखिए कहने का मतलब यहां पे है कि जो ये डिस्टेंस है, जो ये डिस्टेंस है, आइए आपको हम दिखाते हैं। कहने का मतलब अगर ये मूल बिंदु पर ही रहे, अगर आपका लिखते हैं यहां पे स्थिति में सबसे पहली क्या है कि जो देखिए हम यहां से O से x मीटर या x दूरी पर बिंदु P लिया हुआ है, अगर ये x दूरी न बढ़े, ये अपने केंद्र पर ही रहे, कहां रहे, मतलब यदि बिंदु P वलय के केंद्र पर हो तो यहां पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। जब x इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये देखिए यहां पे जैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे हम यहां पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो पूरी जो तीव्रता होगी वो भी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। और इसी नंबर सेकंड चेक करेंगे, अधिकतम की स्थिति में अधिकतम की स्थिति में क्या होगा, जब अधिकतम की स्थिति होगी तो यहां पे क्या हो जाएगा, DE अपान DX इक्वल टू 0। यहां डिफ्रेंशिएट कर देंगे और डिफ्रेंशिएट में जो है तो हमें ये मालूम होगा कि कहां पर ये अधिकतम मिलेगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहां पे डिफ्रेंशिएट होगा, ये होगा DDX ऑफ E की वैल्यू क्या है, यहां पे ध्यान दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2 बराबर 0। देखिए जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वहां पे जिसके रिस्पेक्ट में कन्वर्ट होगा, देखिए यहां पे लिखा हुआ है बाई dx। तो कहने का मतलब है कि इस x के सापेक्ष ही इसमें परिवर्तन होगा, बाकी जहां पर x इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, कहने का मतलब सिर्फ x ही बदलेगा, बाकी सब कांस्टेंट हो जाएंगे। जहां लिखे हुआ बटा dx, तो यहाँ पे हम इसी के सापेक्ष यहाँ पे बदलाव करेंगे। देखिए यहाँ पे हम x वाला टर्म
छोड़ करके बाकी सभी को बाहर करेंगे तो यहाँ पे बाहर क्या क्या होगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद ये हो जाएगा डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2 बराबर 0। अब ये वाला पोर्शन इसमें जाकर 0 कर देगा, ये हो जाएगा डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2 बराबर 0। अब देखिए आइए डिफरेंशिएट करते हैं और यहाँ पे क्लास 12 की एक फार्मूला लगा रहे हैं और यहाँ पे जो मैथ वाले बच्चे हैं उनको समझ में आएगा ये, लेकिन ये बायोलॉजी वालों के लिए भी ये फार्मूला उनको याद करना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं क्या करना है। देखिए ये अंश है, ये हर है। अंश और हर के लिए एक होता है फार्मूला। वो फार्मूला क्या होता है जब भी डिफरेंशिएट करते हैं, देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा नोट कर रहा हूँ, होता है डी एक्स ऑफ पी बाई क्यू। अगर ऐसी स्थिति मिलती है तो हम यहाँ क्या करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे हर गुणे अंश का अवकलन डी एक्स ऑफ पी माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटा हर का स्क्वायर। एक बार फिर से, मतलब हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटा हर का स्क्वायर। और देखिए यहाँ पे जो अवकलन भी फार्मूला होगा आपको ये भी दिखाएंगे हम। ये हो जाएगा सबसे पहले देखिए हर यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2 और अंश का अवकलन। देखिए अवकलन का एक फार्मूला होता है, क्या होता है कि जैसे अगर डी एक्स ऑफ एक्स पावर n हो, डी एक्स ऑफ मतलब एक्स पावर n का अवकलन, तो इसका फार्मूला क्या होता है n एक्स n माइनस 1 की जो पावर होता है, पावर सामने आ जाएगा उसमें मल्टीप्लाई होगा और x में उस पावर में से एक हम घटा देंगे। अब देखिए यहाँ पे जब अंश का अवकलन करेंगे x की पावर 1 है, 1 पहले आएगा, 1 से x में गुणा होगा और फिर उसकी पावर में से 1 कम हो जाएगा। तो पावर 1 था, 1 में से 1 कम होगा, 0 बचेगा, x पावर 0 वैल्यू 1, अर्थात x का अवकलन जो होगा वो 1 हो जाएगा। फिर यहाँ हम मानक लगाएंगे। अब देखिए मैंने क्या बताया था, अंश गुणे अंश x है, हर का अवकलन, तो हर में सबसे पहले पावर क्या है 3/2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इस पावर में से 1 कम होगा, 3/2 माइनस 1। फिर देखिए इसके अंदर चलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में जो एक्स का टर्म है फिर उसी का अवकलन होगा, बाकी सब कांस्टेंट है। मैंने आपको ये बात पहले बताई हुई थी। तो यहाँ पे हो जाएगा इस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा पावर है 2 आप सामने आएगा और एक पावर कम हो जाएगा 2x, और ए जो है कांस्टेंट होने की वजह से वो हो जाएगा 0। और ये पूरे का बटा होकर के हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2 पूरे का होल स्क्वायर। अब यहां पे हम ये गायब करते हैं वो समझाने के लिए। अब देखिए ये हो गया बराबर 0। अब देखिए ये हर वाला डिवीजन जो है, हर वाला मेथड, ये 0 से गुणा होगा, ये तो पूरा खत्म हो गया। वैसे ही बाकी मुझे यही सॉल्व करना है। अब यहाँ देखिए क्या क्या सॉल्व, देखिए ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। अब यहाँ देखिए ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये एक्स जा करके इस एक्स से मिलेगा तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, और यहाँ पे होगा 2 में से 1 कम हो जाएगा तो 1/2 बचेगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर घटाने के बाद 1/2 बराबर 0। देखिए यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हम एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर हाफ कॉमन लेते हैं, तो यहाँ बचेगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये माइनस 3x स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे 2 स्थिति आएगी,
एक तो ये आ जाएगी, एक तो आ जाएगी। देखिए सबसे पहले एक बार और नोट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हाफ, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए जब ये स्थिति लेंगे ये वाला इधर जाएगा, शून्य हो जाएगा, भाग हो जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीपल है। और लेकिन जब एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो वो निगेटिव में आएगा, माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। और जैसे ही एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो अंदर रूट माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। जब अंदर रूट माइनस ए स्क्वायर होगा तो अंदर रूट में कोई भी संख्या रूट के अंदर में निगेटिव नहीं होती है, वो हमें काल्पनिक हो जाएगी। और इसी की वजह से ये असंभव है कि अधिकतम जो है काल्पनिक होगा नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं? कहने का मतलब है, आपको हम दिखा देते हैं करके कहीं पर कि सबसे पहले जो जरूरत वाली है उसको हम नोट कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। देखिए ये वाला तो अगर हम इसको ले रहे हैं तो काल्पनिक हो जाएगी, क्योंकि कोई भी न्यूमेरिक जो है रूट के अंदर कभी निगेटिव नहीं होती है, हमेशा वो पॉजिटिव होती है। रूट में जो भी संख्या लिखी होती है वो हमेशा पॉजिटिव ही ली जाती हैं, ये बात हमेशा ध्यान देंगे। अगर रूट के अंदर कोई भी चीज़ें निगेटिव ली जा रही हैं तो उसको हम काल्पनिक संख्या मानते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बराबर 0। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बाई 2। अतः यहाँ पे हो जाएगा x बराबर प्लस माइनस ए बाई रूट 2। तो कहने का मतलब केन से ए बाई रूट 2 दूरी पर क्या होगी, तीव्रता जो है अधिकतम होगी। ये बात आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। तो बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही।